नमस्कार। आज हम बिहार के बारे में बात करने जा रहे हैं, लेकिन शायद वैसे नहीं जैसे हम आमतौर पर करते हैं। आज की हमारी चर्चा उन समुदायों पर है जो ज़मीन से सबसे ज़्यादा जुड़े हैं, पर हमारी नज़रों से, हमारी बातचीत से बहुत दूर। ये वो लोग हैं जिनकी दुनिया पहाड़ों, जंगलों और नदियों के इर्द गिर्द ही घूमती है। हमें कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत मिले हैं जो बिहार की इन भूली बिसरी जनजातियों की जिंदगी पर रोशनी डालते हैं। और हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है ना? हम इन स्रोतों की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन समुदायों का अस्तित्व आज किन चुनौतियों से जूझ रहा है। उनकी संस्कृति, उनकी पहचान और उनके संघर्ष, इन सब को हम आज टटोलेंगे। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हम कहते हैं कि उनकी पहचान प्रकृति से जुड़ी है, तो इसका असल में मतलब क्या है। बिल्कुल। तो चलिए इस दुनिया में थोड़ा गहरे उतरते हैं। शुरुआत इस सवाल से करते हैं कि हम बिहार के किन आदिवासी समुदायों की बात कर रहे हैं और उनकी आज की ज़मीनी हकीकत क्या है। मैंने जब इन स्रोतों को देखना शुरू किया तो मैं सच में हैरान था कि बिहार में कितनी सारी जनजातियां हैं। उरांव, संथाल, हो, मुंडा, बिरहोर, असुर, ये तो बस कुछ नाम है। हाँ, लिस्ट तो काफ़ी लंबी है। लेकिन एक बात जो बार बार सामने आई वो ये थी कि इनमें से कई समुदाय आधुनिकता की दौड़ और विस्थापन के कारण धीरे धीरे अपनी पहचान खो रहे हैं। सही कहा। और पहचान खोने का मतलब सिर्फ भाषा या रीति रिवाज का छूटना नहीं है। इससे भी गहरा मामला है। यहाँ मामला बहुत ज्यादा गहरा है। आप सोचिए, इन समुदायों का पूरा सामाजिक, आर्थिक, यहाँ तक कि आध्यात्मिक ढांचा वो टिकाई जमीन और जंगल पर है। जब हम कहते हैं प्रकृति से पहचान, तो ये कोई कविता वाली बात नहीं है। इसका एक ठोस मतलब है। मतलब ये कि जंगल उनके लिए दवाई का स्रोत है, खाने का भंडार है, घर बनाने की सामग्री देता है, और सबसे बढ़कर उनके देवी देवता वहीं बसते हैं। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि जंगल उनके लिए सिर्फ एक संसाधन नहीं बल्कि जीता जागता संसार है। एक ही जगह उनका मॉल भी है, मंदिर भी और अस्पताल भी। बिल्कुल यही। और इसीलिए जब उन्हें उनकी जमीन से हटाया जाता है या जंगल काटे जाते हैं, तो सिर्फ उनका घर नहीं उजड़ता, उनकी पूरी दुनिया ही बिखर जाती है। सोचिए, अगर किसी शहर में रहने वाले इंसान से उसका घर, उसका दफ्तर, उसका बाजार और उसका पूजा स्थल सब कुछ एक साथ छीन लिया जाए, तो उस पर क्या बीतेगी। इन समुदायों के साथ कुछ ऐसा ही होता है। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा खोना नहीं है, ये तो अपने अस्तित्व की नींव को ही खोने जैसा है। बिल्कुल। ये तो बहुत ही गहरा संकट है। इसी पहचान की बात को और गहराई से समझने के लिए उनकी संस्कृति में उतरना होगा, है ना? मैंने उरांव जनजाति के बारे में पढ़ा कि उनकी अपनी भाषा है कुरुख, और उनका झूमर नाच वो अपनी खास लय के लिए जाना जाता। हाँ, और ये सिर्फ नाच नहीं है। झूमर असल में समुदाय को एक साथ लाने का एक जरिया है। फसल कटने के बाद या किसी त्योहार पर जब पूरा गांव साथ मिलकर नाचता है, तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं कर रहा होता। अच्छा। बल्कि अपने सामाजिक रिश्तों को और मजबूत कर रहा होता है। उनकी एक और खास परंपरा है सारण पूजा, जहां वे साल के पेड़ों के झुंड की पूजा करते हैं, जिसे वो पवित्र मानते हैं। किसी मूर्ति की नहीं, सीधे प्रकृति की पूजा। हाँ, सीधे प्रकृति की। वाह। और संथाल जनजाति के बारे में जो मैंने पढ़ा वो तो और भी कमाल का है। उनका जीवन लोक कथाओं और जंगल की कहानियों से इस तरह गुथा हुआ है कि आप उसे अलग कर ही नहीं सकते। और उनकी सोहराई कला। हाँ, सोहराई। बिल्कुल, जो अपने घरों की दीवारों पर बनाते हैं, ये देखने में तो बहुत सुंदर लगती हैं, पर क्या इनका कोई और मतलब भी है? यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये कला और परंपराएं सिर्फ सजावट या मनोरंजन नहीं है। ये असल में जीवित इतिहास की किताबें हैं। जीवित इतिहास की किताबें? हाँ, सोहराई कला सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियां सुनाने का एक जरिया है। ये सिर्फ सजावट नहीं बल्कि उनका पूरा इतिहास सहेजने का तरीका है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बिल्कुल। एक सोहराई पेंटिंग में आपको उनके ईश्वरों की कहानियां मिलेंगी, जंगल के जानवरों के साथ उनके रिश्ते की झलक मिलेगी, और उनके पूर्वजों की कथाएं भी मिलेंगी। वो अपनी दीवारों पर अपना इतिहास लिखते हैं, एक तरह से। कमाल है। इसी तरह उनके गीत और कहानियां, ये उनका विकिपीडिया है, जहां उनका सारा ज्ञान, सारी समझ सहेजी हुई है। इन चीजों के बिना उनकी संस्कृति खोखली हो जाएगी। इस बातचीत में एक जनजाति का जिक्र बार बार आया है, जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा, बिरहोर जनजाति। स्रोत बताते हैं कि ये बिहार की सबसे संकटग्रस्त जनजातियों में से एक है। इनके बारे में क्या खास है?
बिरहोर, इसका मतलब ही होता है जंगल का आदमी। अच्छा, नाम में ये सब कुछ है। हाँ, ये नाम ही उनके बारे में सब कुछ बता देता है। उनकी आबादी बहुत कम रह गई है और वे आज भी जंगलों में छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं, जिन्हें टांडा कहते हैं। उनका पूरा जीवन शिकार करने, बंदर पकड़ने, लकड़ी और कंद मूल इकट्ठा करने पर निर्भर है। वे जंगल से मिलने वाली एक खास लता चोप से रस्सी बनाते हैं, जिसे बेचकर उनका गुजारा चलता है। और जो बात मुझे सबसे हैरान करने वाली लगी वो है उनकी जीवन शैली। वे एक घुमंतु हैं, मतलब वो एक जगह टिक कर नहीं रहते। आज की दुनिया में जहां हर कोई घर, जमीन और पते से बंधा है, वहां बिना किसी ठिकाने के रहना, ये सोचना भी मुश्किल है। और यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती भी है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो आज की दुनिया में एक घुमंतु जीवन शैली वो अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष है। कैसे? पहले जंगल खुले थे, वे कहीं भी आ जा सकते थे। अब हर जगह सीमाएं हैं। ये नेशनल पार्क है, ये रिजर्व फॉरेस्ट है, ये किसी की निजी जमीन है। उनके घूमने फिरने के रास्ते ही बंद हो गए हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका संकटग्रस्त होना सिर्फ आबादी के कम होने का मामला नहीं है, बल्कि उनकी पूरी जीवन पद्धति पे ही एक तरह से ताला लग गया है। बिल्कुल, ये उनकी पूरी जीवन पद्धति के विलुप्त होने का खतरा है। स्रोतों में एक बड़े दिलचस्प बात का जिक्र है। एक बिरहोर व्यक्ति ने बताया कि उनके लिए जंगल का नक्शा उनके दिमाग में होता है, जिससे हमारे लिए गूगल मैप्स। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। हर पेड़, हर नदी, हर पगडंडी का एक मतलब है। जब जंगल कट जाते हैं या उन पर पाबंदी लग जाती है तो आप सिर्फ उनका रास्ता नहीं छीनते, आप उनके दिमाग से उनका नक्शा ही मिटा रहे होते हैं। ये उनके अस्तित्व का संकट है। सही कहा। ये सुनकर ऐसा लगता है कि ये सभी जनजातियां आज दो दुनियाओं के बीच फंस कर रह गई हैं। एक तरफ उनकी हजारों साल पुरानी परंपराएं हैं और दूसरी तरफ आधुनिक जिंदगी का जबरदस्त दबाव। हमारे स्रोत इस पहचान के संघर्ष को बहुत साफ तौर पर दिखाते हैं। हाँ, और ये संघर्ष हर स्तर पर दिखाई देता है। शिक्षा को ही ले लीजिए। दूर दराज के इलाकों में स्कूल है नहीं। अगर है भी तो वहाँ पढ़ाई का माध्यम बच्चों की अपनी भाषा नहीं है। एक बच्चा जो घर पर संथाली या कुरुख बोलते हैं, उसे स्कूल में अचानक हिंदी या अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है। वो जुड़ाव ही महसूस नहीं कर पाता। और नतीजा ये होता होगा कि बच्चे या तो स्कूल जाते ही नहीं या फिर बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। लेकिन कई लोग तर्क देंगे कि विकास के लिए मुख्य धारा की भाषा सीखना तो जरूरी है। इसमें गलत क्या है? सवाल भाषा सीखने या न सीखने का नहीं है। सवाल ये है कि क्या एक भाषा सीखने के लिए अपनी मातृभाषा को छोड़ना जरूरी है? भाषा सिर्फ संवाद का जरिया नहीं होती, वो संस्कृति की वाहक होती है। जब बच्चा अपनी भाषा में नहीं पढ़ पाता तो वो अपने समुदाय के उस पारंपरिक ज्ञान से भी कट जाता है जो कहानियों, गीतों और कहावतों के जरिए जिंदा है। वो ज्ञान जो उन्हें सिखाता है कि कौन सी जड़ी बूटी किस बीमारी में काम आती है या कौन से पत्ते खाने लायक हैं। हाँ, और ये ज्ञान किताबों में नहीं मिलता। मतलब ये पीढ़ीगत खाई को और भी गहरा कर देता है। बहुत ज्यादा। और रोजगार का संकट तो है ही। जंगल कम हो रहे हैं जिस पर उनका जीवन टिका था, और सरकारी योजनाएं, स्रोतों में बार बार यही बात आती है कि वो कागज पर ज्यादा, जमीन पर कम दिखती हैं। ये एक कड़वी सच्चाई है। योजनाओं का जमीन तक ना पहुंचना एक बहुत बड़ी समस्या है। मान लीजिए सरकार ने उनके लिए घर बनाने की योजना बनाई, लेकिन शायद उन्हें एक जगह बंद कर रहना ही ना हो, जैसे बिरहोर समुदाय। सही बात है। योजना अच्छी नीयत से बनी, लेकिन उनकी जीवन शैली को समझे बिना नतीजा सिफर। इससे होता यह है कि उन्हें या तो शहरों की तरफ मजदूरी के लिए पलायन करना पड़ता है, जहां वे अपनी जड़ों से पूरी तरह कट जाते हैं, या फिर वे गरीबी के चक्कर में फंसकर रह जाते हैं। बिल्कुल। और इन सब के बीच पहचान का संकट शायद सबसे बड़ा है ना? एक तरफ नई पीढ़ी वह जिसके हाथ में मोबाइल है, जो इंटरनेट की दुनिया देख रही है। दूसरी तरफ पुरानी पीढ़ी है जो आज भी अपने तीर कमान, नाच गाने और जंगल की पूजा से जुड़ी हुई है। ये टकराव तो बहुत मुश्किल होता होगा। बहुत ज्यादा। और यहीं पर यह सवाल उठता है कि क्या विकास का मतलब अपनी जड़ों को पूरी तरह से छोड़ देना है? क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं हो सकता जहां परंपरा और आधुनिकता साथ साथ चल सकें? इन समुदायों के लिए ये सिर्फ एक फलसफे का सवाल नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का संघर्ष है। वो अपनी पहचान को बचाए रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब तक की इस पूरी बातचीत से जो बात मुझे सबसे ज्यादा छू रही है वो ये है कि ये समुदाय सिर्फ जनजाति का एक आंकड़ा नहीं है। ये अपनी मिट्टी के, अपने जंगल के असली रखवाले हैं। उनकी जीवन शैली में कई ऐसी अनोखी बातें हैं
जिनसे आज की दुनिया बहुत कुछ सीख सकती है। हाँ बिल्कुल। जैसे वे बादलों और हवा का रुख देखकर मौसम का अंदाजा लगा लेते हैं। एक ऐसा ज्ञान जो किसी वेदर ऐप में नहीं मिलता। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। वे प्रकृति को एक वस्तु या संसाधन की तरह नहीं, बल्कि एक जीवित सत्ता, एक माँ की तरह मानते हैं। जब वो जंगल से कुछ लेते हैं तो उसे धन्यवाद देते हैं। यह रिश्ता सम्मान का है, शोषण का नहीं। बिल्कुल सही। जैसा हमने पहले भी कहा, जंगल उनके लिए बाजार भी हैं और मंदिर भी हैं। ये दोहरा रिश्ता आज की उपभोक्तावादी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, जहां हम प्रकृति को सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज समझते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी इन संस्कृतियों को देख और समझ पाएं, तो सवाल उठता है कि किया क्या जाना चाहिए। जाहिर है इसका कोई एक आसान जवाब नहीं है। सरकार को ऐसी योजनाएं बनानी होंगी जो सिर्फ कागज पर न रहें, बल्कि उनकी जरूरतों और उनकी जीवन पद्धति को ध्यान में रखकर बने। सिर्फ पैसा या सामान देना काफी नहीं है, उन्हें सम्मान और भागीदारी देनी होगी। और समाज के स्तर पर भी हमें अपना नजरिया बदलना होगा। उन्हें सिर्फ एक पिछड़े समूह की तरह देखने की बजाय उनके ज्ञान और उनकी परंपराओं का सम्मान करना सीखना होगा। इसमें जानकारी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। हाँ, जब तक हम उनके बारे में जानेंगे नहीं, तब तक संवेदनशील कैसे बनेंगे? उनकी कहानियों को कहना, सुनना और फैलाना भी एक जरूरी कदम है। तो आज की हमारी चर्चा से ये साफ है कि इन भूली बिसरी जनजातियों का संरक्षण करना सिर्फ उनकी भलाई के लिए नहीं, बल्कि हमारी अपनी विविधता और विरासत को बचाने के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल। और यहाँ मैं इस चर्चा को खत्म करते हुए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या हम इन्हें बचा सकते हैं, असली सवाल ये है कि हम इन्हें कैसे बचाना चाहते हैं। इसका क्या मतलब है, थोड़ा और समझाइए। इसका मतलब ये है कि संरक्षण के नाम पर हम कहीं उन्हें एक म्यूजियम की वस्तु तो नहीं बना रहे। अच्छा, क्या संरक्षण का मतलब उन्हें बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग थलग कर देना है ताकि उनकी शुद्धता बनी रहे? या फिर इसका असली मतलब उन्हें ऐसे साधन और अवसर देना है जिससे वे अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को बनाए रखते हुए अपनी शर्तों पर सम्मान के साथ आधुनिक दुनिया के साथ जुड़ सकें? उन्हें ये चुनने का हक देना कि वो अपनी परंपरा से क्या रखना चाहते हैं और आधुनिकता से क्या अपनाना चाहते हैं। इस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।